अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 का ये लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन को सीखना है और साथ ही रेस्पिरेटरी सरफेस को डिफाइन करना और उसके फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है जो अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो चलो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। रेस्पिरेशन का कंसेप्ट आप 9th बायो में भी सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत जिक्र फर्स्ट ईयर में भी चलता रहा और सेकंड ईयर के ऊपर इस पे पूरा चैप्टर मौजूद है। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक इन नेचर है। आपने दो टर्म्स सीख रखी हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट है और मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। सेल के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसकी दो टाइप्स, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और एक लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। कैटाबॉलिज्म इसका बिल्कुल अपोजिट। कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये होगा कि कैटाबॉलिज्म में रिलेटिवली लार्ज साइज मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे और स्मॉल साइज सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, तभी ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज होते हैं क्योंकि कैटाबॉलिक में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आप जानते हैं कि वो एटीपी की फॉर्म में, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉरेन यूज़ हो जाते हैं और बाकी जो है वो फ्यूचर के जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके इस्तेमाल के लिए बाकी एटीपी स्टोर कर ली जाती है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो एटीपी बन रही है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसका सोर्स क्या है बुनियादी तौर पे। ठीक है, रेस्पिरेशन तो ये प्रोसेस हो गया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कुछ सोर्स भी तो होना चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फूड खाई, जिस फूड का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचे। डाइजेस्टिव सिस्टम में उन कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हुआ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में। वो सिंपल फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हुई और ब्लड की मदद से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और सेल्स तक पहुंच गई, टिश्यूज़ तक पहुंच गई, तमाम सेल्स तक पहुंच गई। तो सेल्स तक वो जब डाइजेस्टेड फूड पहुंचती है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह वो पहुंचते हैं, तो बच्चे उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना, ये सोर्स हैं एनर्जी का। वो एनर्जी जिसको एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, उस एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं स्टूडेंट्स, तो एनर्जी रिलीज होती है। आप जानते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड अगर हम बात करें बिल्कुल आखिर में, तो हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का जो कम्बिनेशन है वो कार्बन के साथ भी होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए, कार्बन अलग हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिला और बना कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना वाटर। तो हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उस ब्रेक डाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होता है। तो जो सोर्स एनर्जी का वो फूड मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिस सब्सटेंस में जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं वो उतना अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। जैसे कि फैट्स हो गए, लिपिड्स। तो लिपिड्स में, फैट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रेशो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स के मुकाबले में ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि लिपिड्स में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जो लिपिड्स पर ग्राम जो एनर्जी रिलीज करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा है। बात आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, अकरेंस देखते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस किन ऑर्गेनिज्म में होता है। तो रेस्पिरेशन बेसिक करैक्टरिस्टिक है लाइफ की, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है। याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। इस ऑर्गेनिज्म में हम उन एंटिटीज़ को ले रहे हैं
जिनके सेल्स हैं, जो सेलुलर हैं, कुछ ऐसे भी एंटिटीज़ हैं जिनमें कि लाइफ की चंद एक करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, लेकिन वो सेल से नहीं बनी हुई, वो ए सेलुलर एंटिटीज़ हैं। उनमें वायरसेस आ जाते हैं, प्रियोन्स हैं, वायराइड्स हैं। तो प्रियोन्स और वायराइड्स तो फर्दर छोटे एंटिटीज़ हैं, सब्सटेंसेस हैं। अगर वायरसेस की बात कर ली जाए जो रिलेटिवली प्रियोन्स और वायराइड्स से बड़े हैं, प्रियोन्स बता दूं जिनको याद नहीं आ रहा, प्रियोन्स प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं, वायराइड्स आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं, जबकि जो वायरस है वो आप जानते हैं उसमें प्रोटीन भी होती है, डीएनए या आरएनए भी होता है। तो अगर वायरस की बात करें तो वायरस ए सेलुलर है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए ना कि क्या वायरसेस के अंदर रेस्पायरेशन होती है या नहीं होती, तो आपने टिक करना है कि जो वायरसेस हैं उनमें किसी तरह की कोई रेस्पायरेशन नहीं होती। वायरसेस जो हैं ए सेलुलर हैं, उन्हें लाइफ की जो भी करेक्टरिस्टिक्स शो करनी होती हैं उसके लिए वो सेल के अंदर आते हैं, और सेल के अंदर आके सेल की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको हैक करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब वायरस सेल के अंदर आके सेल के राइबोसोम को यूज़ कर रहा है, सेल के बाकी एंजाइम्स को यूज़ कर रहा है, सेल के बाकी ऑर्गेनल्स को यूज़ कर रहा है, तो वहीं पे जो वायरस की प्रोटीन्स बननी है, वायरस के जो आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल्स नए बनने हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेल ही की एनर्जी यूज़ हो जाती है। सेल वायरस को जो कुछ चाहिए होता है वो सेल से ही वो हासिल कर लेता है सेल के अंदर आके। तो वायरसेस में किसी तरह की कोई रेस्पायरेशन नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सेलुलर हैं, सेल से बने हैं, उन तमाम में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। कहीं पे एनारोबिक है, कहीं एरोबिक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, कभी एरोबिक और कभी एनारोबिक। एरोबिक तफसीलात आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे मुनासिब मौके पे। बात आगे देखते हैं, नेक्स्ट राइडिंग है लेवल्स की। तो स्टूडेंट, रेस्पायरेशन जो है दो लेवल्स के ऊपर होती है। एक लेवल जो है वो सेलुलर लेवल कहलाता है और एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहलाता है। तो पहले अगर सेलुलर लेवल की बात करें, जैसे यहाँ पे नोट्स में रेस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल, तो जैसे नाम से पता चलता है कि सेल में जो रेस्पायरेशन हो रही है वो सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाएगी। तो चूंकि ये बॉडी के अंदर सेल लेवल पे हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। इसको सेलुलर रेस्पायरेशन इसलिए कहते हैं कि सेल लेवल पे हो रही है, और ये कैटाबॉलिक इन नेचर है, केमिकल इन नेचर है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होना है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का चूंकि ब्रेक डाउन होना है, बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इट इज़ केमिकल इन नेचर। और चूंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो दैट्स वाई इट्स कैटाबॉलिक। और नीचे जैसे लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तभी तो हमने कहा कि ये कैटाबॉलिक इन नेचर है कि इसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये है इंटरनल रेस्पायरेशन सेलुलर लेवल पे जो मौजूद है। फिर है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर होती है। तो रेस्पायरेशन एट ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर होने वाली रेस्पायरेशन एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। और इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आ जाती है। इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आप यूँ भी कह सकते हैं इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, क्योंकि इनहेलेशन एयर की कर रहे हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन लिया जा सके, और एक्सहेलेशन एयर की कर रहे हैं ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जा सके। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी आप रेफरेंस बना सकते हो, या ऐसे ही आप बोल सकते हो कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है स्टूडेंट, ये है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब ये मैकेनिकल इन नेचर है। अब इसमें भी फिर दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा है कि नोज से लेकर, क्योंकि हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम का आगाज़ जो है वो नेज़ल कैविटी से हो रहा है। सबसे बाहर वाला पहला जो ऑर्गन है रेस्पायरेटरी सिस्टम का वो नोज़ है। इसमें मौजूद जो स्पेस है वो नेज़ल कैविटी कहलाती है। यहाँ से चलते चलते स्टूडेंट हम बात एंड तक लंग्स तक पहुँचाएँ। लंग्स के अंदर थैलों की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको आप 10th बायो में पढ़ चुके कि जिनको हम कलेक्टिवली एल्वोलाई का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्वोलाई हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। तो अब नोज से जो एल्वोलाई तक हवा पहुंच रही है, और फिर एल्वोलाई से
नोज तक जा रही है स्टूडेंट्स, इसको हम वेंटिलेशन कह देते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन का नाम भी दिया जाता है और इसी को ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसको ये मुख्तलिफ नाम है, एक नाम इसका यहाँ पे लिख दिया वेंटिलेशन, फिर एक इसका नाम स्टूडेंट्स ब्रीदिंग है, और इसके साथ पल्मोनरी का टर्म भी, ये वर्ड भी लगता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। नोज से एल्वोलाई तक एयर का पहुंचना और फिर एल्वोलाई से नोज और फिर बाहर हवा में, जो बॉडी से अंदर की हवा है वो लंग से जो चली थी, एल्वोलाई से चली थी नोज, और नोज से फिर वो एक्सटर्नल एयर का हिस्सा बन जाती। ये वेंटिलेशन है, ये ब्रीदिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एल्वोलाई है और एल्वोलाई की सराउंडिंग पे क्या मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है जो ब्लड में और एल्वोलाई में जो हवा मौजूद है उसके दरमियान में हो रहा है। ब्लड में भी तो एयर मौजूद है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एल्वोलाई के अंदर भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर मौजूद है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा। एल्वोलाई में चूँकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्वोलाई, तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में चली जाती है, ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई में। तो ये भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के फिर दो हिस्से हो गए ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक वेंटिलेशन हो गई है, और फिर एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में ये जो डिफ्यूजन है ये भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही है। फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन शामिल होगी ब्लड कैपिलरीज से, फिर अल्टीमेटली ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड वेन्स बनेगी जिनको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। वो पल्मोनरी वेन्स अल्टीमेटली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो चुकी, वो हार्ट तक, और हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैला दिया जाता है, और अल्टीमेटली वो ब्लड स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचता है, वो टिश्यू सेल्स तक पहुँचता है। यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यूज़ के सेल्स हैं, तो वो ब्लड में जो ऑक्सीजन थी स्टूडेंट्स वो अब आ जाएगी इस टिश्यू फ्लूइड में। यहाँ पे बाहर आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो वो ऑक्सीजन आ जाएगी इस टिश्यू फ्लूइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से है वो ब्लड में चली जाएगी। फिर टिश्यू फ्लूइड से वो ऑक्सीजन दाखिल हो जाएगी स्टूडेंट सेल्स के अंदर, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी पहले टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से फिर वो ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से फिर वो अल्टीमेटली होती हुई हार्ट, और हार्ट से फिर वो लंग्स की तरफ पहुंचा दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से फिर लंग्स में आ गई, तो मतलब एल्वोलाई में आ गई, तो एल्वोलाई से फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऊपर मूव करती हुई अल्टीमेटली नोज, और नोज से फिर बाहर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक एक्सचेंज हो रही है। फिर सेल के अंदर हम बात कर लें तो सेल के अंदर स्टूडेंट जो ऑक्सीजन का यूज़ होना है, ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गई, और इस ऑक्सीजन का अब एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होना, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं उनके ब्रेक डाउन में इस ऑक्सीजन का यूज़ होना, ये है सेल लेवल पे होने वाली रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, और इससे पीछे वाली जो रेस्पिरेशन है उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो जगह डिफ्यूजन हो रही है, एक एल्वोलाई से ब्लड और ब्लड से एल्वोलाई, फिर ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड, दो जगह डिफ्यूजन हुई। और फिर आप ये देख सकते हैं कि जो इनहेलेशन है और जो एक्सहेलेशन है, यानी एयर से नोज से अल्टीमेटली हवा का एल्वोलाई, और एल्वोलाई से फिर नोज और वहाँ से बाहर पहुँचना, ये वेंटिलेशन और इसी को ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये है पूरा कंसेप्ट स्टूडेंट रेस्पिरेशन के लेवल्स का। बात आगे बढ़ाते हैं, क्या इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसी तरह कोई लिंक मौजूद है? तो जवाब है यस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसी के नतीजे में स्टूडेंट्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन सेल लेवल पे हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो रेस्पिरेशन का मकसद ही है एनर्जी प्रोड्यूस करना, और वो मकसद पूरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन पे। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ना बच्चे, वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए है उसमें हेल्प कर रही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को दे दी जाती है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिर उसको
बॉडी से रिमूव करवा देती है। तो नीचे वाली लाइन पे यही कुछ है कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए। तो वो ऑक्सीजन की जो इनहेलेशन है वो कौन करवा रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की किसको? इंटरनल रेस्पिरेशन को। और इंटरनल रेस्पिरेशन हो गई और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वाटर प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है उसको हवाले कर दिया जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन उसको एक्सहेल कर देती है। तो ऑक्सीजन की इनहेलेशन थ्रू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन वो भी थ्रू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन आपने देखा कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए वो पूरा कौन कर रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं होती, ब्रीदिंग नहीं होता, एनिमल्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं होता, तो जो ब्रीदिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है ये डिपेंडेंट है ऑन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसकी एक्सहेलेशन भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही कर रही है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सरफेस का। तो रेस्पिरेटरी सरफेस में डेफिनेशन को देखें स्टूडेंट्स, तो वो साइट, वो जगह, वो लोकेशन जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है ऑर्गेनिज्म की अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी सिर्फ वही रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी। बाकी जितना भी पार्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका मकसद होगा ताकि वो हवा को उस जगह के ऊपर जहाँ पे एक्सचेंज होनी है उस जगह पे, उस साइट पे पहुँचा सके। और जब एक्सचेंज होगी तो हवा को रेस्पिरेटरी सरफेस से फिर दूर ले जा सके, वापस एनवायरनमेंट में भेज सके। तो जहाँ पे एक्सचेंज होगी वही जगह, वही सरफेस, वही एरिया, वही लोकेशन रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी। और बाकी जितने पार्ट्स होंगे सिस्टम के उनका मकसद हवा को रेस्पिरेटरी सरफेस तक लाना होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ में तो सेल वॉल है, तो सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बात कर लें, लेकिन बहुत सारों में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं है। तो उनकी जो सेल सरफेस है वही उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस भी होती है, क्योंकि वो तो यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से बने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग से एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस जो है मौजूद होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स अब ह्यूमंस में बात कर लें तो ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ पे है? लंग्स में। एल्वुलाई जो है, लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई हैं वो कलेक्टिवली हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस बना रहे हैं, क्योंकि एल्वुलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो एनिमल्स में, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस अगर है तो उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इफ़ेक्टिव डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि जो एक्सचेंज होना है वो थ्रू डिफ्यूजन होना है, तो इफ़ेक्टिव डिफ्यूजन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पहली जो प्रॉपर्टी है कि इसको मॉइस्ट होना चाहिए, और फिर साथ ही इसको परमिएबल होना चाहिए। मॉइस्ट का मतलब है वेट हो, वहाँ पे वाटर, जो वाटर कंटेंट है वो मौजूद हो, वो सरफेस मॉइस्ट हो, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस जो है वो डिफ्यूजन को स्पीड अप करती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है मॉइस्ट सरफेस के होने से। तो स्टूडेंट सरफेस जो है वो मॉइस्ट हो तो रेस्पिरेशन जो है वो अच्छी होगी, एक्सचेंज अच्छी होगी, डिफ्यूजन अच्छी होगी। और फिर वो रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होनी चाहिए, यानी जिस गैस ने इन होना है, जिसने आउट होना है, तो वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उन गैसेस को अलाउ करे कि वो इन आउट हो सकें। ऐसा ना हो कि रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी बनी हो कि एक गैस जो है वो उसको क्रॉस ही ना कर सके, गैस जो है उसको आगे रिपल्जन का सामना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो परमिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि गैसेस इजीली उस सरफेस को, रेस्पिरेटरी सरफेस को क्रॉस कर सकें। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, उसको थिन होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस को बहुत थिन होना चाहिए। क्यों थिन होना चाहिए? अभी बताया कि जो एक्सचेंज होना है ना गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है स्टूडेंट्स थ्रू डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो है वो बहुत बड़े डिस्टेंस के ऊपर, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर किसी काम की नहीं रहती। डिफ्यूजन जो है
वो एफिशिएंट है स्टूडेंट्स बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए। वो छोटा सा डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर या इससे भी कम का। तो 1 मिलीमीटर या इससे भी कम का अगर गैप है, थिकनेस है, तो फिर ही जो डिफ्यूजन है वो एफिशिएंट रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर वो रेस्पिरेटरी सरफेस थिक हो जाती है तो फिर जो गैसेस को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि डिफ्यूजन जो है वो एफिशिएंट नहीं रहेगी। तो एफिशिएंट डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन हो, तो 1 मिलीमीटर या इससे भी कम उसका जो है वो साइज़ हो, यानी उसकी थिकनेस हो। तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, क्योंकि जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा होगी और सफिशेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पॉसिबल होगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स ज़्यादा होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग वगैरह हो गई, एक्सरसाइज वगैरह हो गई, तो या फाइट वगैरह होगी, तो उसमें तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो फिर स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा हो कि वो फिर जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सके। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब है सफिशेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, ऑक्सीजन का इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना वो ज़्यादा होगा, रैपिड होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा। फिर आगे नंबर 4 पे बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है स्टूडेंट्स, इसके आसपास ब्लड सप्लाई जो है वो अबंडेंट में होनी चाहिए, लार्ज ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। रीज़न, अब ह्यूमंस में ही बात कर लें तो एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो आगे किधर जाना है, ब्लड में। तो अगर एल्वेलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज बहुत थोड़ी हो, ये ओवरऑल जो ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स का जो शेयर है ब्लड के लिए वो अगर थोड़ा है तो उसका मतलब है थोड़ा ब्लड जाएगा, थोड़ी ऑक्सीजन कैरी करके लाएगा। तो ज़्यादा अगर ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस की तरफ जाएगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा। तो फॉर दी एफिशिएंट और सफिशिएंट गैस एक्सचेंज, एफिशिएंट डिफ्यूजन, तो जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास। और लास्ट पे नंबर 5 पे जो वेंटिलेशन है उसका एक अच्छा मैकेनिज़्म होना चाहिए। वेंटिलेशन जितनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि उतनी स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो अवेलेबल होगा। पॉइंट समझने से ताल्लुक़ रखता है। इंट्रो में आपको बताया कि वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग आप टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए ये वेंटिलेशन है, आप सिनोनिम्स के तौर पे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म का मतलब है कि गुड ब्रीदिंग मैकेनिज़्म, ब्रीदिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत बढ़ाया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर कम भी किया जा सके। बढ़ाने के हिसाब से तो ज़्यादा जो है उसको अडेप्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी में हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, सम केसेस में डबल से भी ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी अच्छी ब्रीदिंग होगी, वेंटिलेशन होगी, उतनी फ्रेश एयर जो है वो एल्वोलाई में पहुंचती रहेगी। अब आप खुद सोचो ना कि अगर ब्रीदिंग अच्छी ना हो तो इसका मतलब है कि एल्वोलाई तक जो हवा यानी इन्वायरमेंट से जो एयर एल्वोलाई में पहुंचनी है वो काफ़ी देर बाद पहुंचेगी। तो काफ़ी देर बाद पहुंचेगी तो उसका मतलब है एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन थी वो तो काफ़ी हद तक ब्लड में जा चुकी, पीछे ऑक्सीजन एल्वोलाई में बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। तो जैसे ही एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि डिफ्यूजन जो है, अगर ऑक्सीजन को ही हम रेफ़र करें तो ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ होगा बच्चे, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो रिलेटिवली कम होती है। तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उतना एफिशिएंट और फास्ट होगा। इसी को यहाँ पे लिखा है स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ये जो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट है ना, इसका मतलब है कि भाई ये जो डिफरेंस है एल्वोलाई में और ब्लड में हवा का, ये जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है,
ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस कैसे रह सकता है? ये तभी रह सकता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड में चली जाए तो उस ऑक्सीजन की जगह फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर इन्वायरमेंट से लंग्स में, एल्वोलाई में पहुंचा दी जाए। और ये तभी मुमकिन है कि जब ब्रीदिंग जो है वो एफिशिएंट हो। तो वेंटिलेशन का मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, ब्रीदिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, ताकि फ्रेश कंटिन्यूसली फ्रेश एयर जो है, फ्रेश ऑक्सीजन वो एल्वोलाई में पहुंचती रहे, ताकि ब्लड और एल्वोलाई में ऑक्सीजन का डिफरेंस बरकरार रहे और डिफ्यूजन जो है वो एफिशिएंट और रैपिड होती रहे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।